Hi everyone, you are watching InfoNU. I'm Abbas, and in this video, I'm going to have a candid discussion with Abdullah Zaman. He is an MBA Islamic Banking and Finance graduate. He is also CEO and founder of Ethica Invest, India's first halal investment advisory service. So इस वीडियो में हम बात करेंगे इस्लामिक फिनेंस के बारे में, इस्लामिक बैंकिंग के बारे में कि आखिर ये होती क्या है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। So, hi Abdullah Zaman, how are you? Welcome to Info and New YouTube channel. I'm good, Alhamdulillah. Thanks for having me. Thanks for coming. So, Abdullah, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो इस्लामिक बैंकिंग बोलते किसे हैं? सो व्हाट इज इस्लामिक बैंकिंग? Right, that's a good question. So, just give me a minute. So, before we go to Islamic banking, it's important to understand what is banking, right? Because Islamic banking is just a flavor of banking, you could say, in a way. Right. So banking industry, that's part of the financial system of any economy. तो ये financial system exist क्यों करता है? तो इसकी एक बुनियादी वजह यह है कि इकोनॉमी में दो तरीक़े के लोग होते हैं, एक सरप्लस, एक डेफिसिट। एक वो लोग जिनके पास ज़्यादा पैसा है, more money than they need, उनको ये सरप्लस हो गए, एंड डेफिसिट आर दोज पीपल हु हैव लेस मनी than they need। तो ये जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं इंक्लूडिंग द बैंक, वो इसीलिए एग्जिस्ट करते हैं, उनका काम ये होता है कि वो सरप्लस से पैसा ट्रांसफ़र करें डेफिसिट पे, ताकि डेफिसिट जिनको पैसे की ज़रूरत थी, मे बी टू टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स और टू बिल्ड हॉस्पिटल्स और टू बिल्ड रोड्स और टू स्टार्ट अप न्यू फैक्ट्रीज, टू कम अप विद न्यू कंपनीज, ये सारी चीज़ें वो कर सकें। तो इससे जो डेफिसिट थी उनकी ज़रूरत पूरी हो रही है और उनका डेवलपमेंट हो रहा है। और सरप्लस वालों को क्या मिल रहा है? क्योंकि सरप्लस वालों ने ही पैसा दिया है, तो दे विल बी रिवॉर्डेड फॉर गिविंग दैट मनी, ठीक है। और ये रिवॉर्ड कैसे दिया जाएगा? दिस इज वेयर इस्लामिक बैंक डिफर्स फ्रॉम अ कन्वेंशनल बैंक। तो कन्वेंशनल बैंक ये कहेगा कि जो सरप्लस वालों ने जो पैसा दिया है, तो ये सरप्लस वाले वो हैं जो डिपॉजिट वो डिपॉजिट करते हैं, तो इनको दे विल बी अवॉर्डेड थ्रू इंटरेस्ट। और इस्लामिक बैंक ये कहता है कि they will be awarded through different means other than interest. That could be profit, that could be rent, that could be lease. So I'll give you a little example जिससे बात और अच्छी तरीके से समझ में आएगी। तो अगर किसी को घर खरीदना है फॉर एग्जांपल, तो कन्वेंशनल बैंक जो नॉर्मल बैंक है, they will just give you a home loan which will be a purely monetary contract. फॉर एग्जांपल 1 करोड़ रुपए का घर है, तो अब वो आपको 1 करोड़ रुपए क्रेडिट एक्सटेंड करेंगे और आपकी घर एज अ सिक्योरिटी लेंगे। तो अगर कुछ भी नुकसान होगा तो नुकसान आप ही को होगा। बैंक विल ऑलवेज बी सेफगार्डेड अगेंस्ट एनी लॉसेस, ओके। तो वो 1 करोड़ रुपए आपको देंगे एज अ लोन, एज अ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, एंड दे विल चार्ज इंटरेस्ट ऑन इट। सो दैट कुड बी फॉर एग्जांपल 10%, 15%, 20%, राइट। तो उस 1 करोड़ के आपको 1 लाख 15 लाख उस 1 करोड़ के आपको 1 करोड़ 15 लाख वापस करने हैं, ठीक है। रिगार्डलेस ऑफ वो घर, फॉर एग्जाम्पल अगर उस दौरान उस घर में कोई डैमेज हो गया, वो घर रहने लायक नहीं रहा, या फिर योर फाइनेंशियल कंडीशन इज नॉट सो गुड, so the bank doesn't really care about what happens to you or what happens to the home or what happens to the economy. The bank simply gave you a fixed amount of money, and what it wants in return is that fixed amount plus interest. That is the difference. और अगर यही चीज़ कोई इस्लामिक बैंक करेगा तो वो दूसरे तरीके से करेगा। इस्लामिक बैंक, I'll give you an example. So इस्लामिक बैंक क्या करेगा? वो घर खुद खरीद लेगा 1 करोड़ रुपए में, ठीक है, और आपसे कहेगा कि ये 1 करोड़ रुपए का घर जो है वो मैं आपको 1 करोड़ रुपए में ही बेच रहा हूँ। बट तो सवाल ये उठता है कि फिर इस्लामिक बैंक पैसा कैसे कमाएगा, प्रॉफिट कैसे कमाएगा, राइट। तो वो 1 करोड़ रुपए का घर इस्लामिक बैंक ने खरीदा, तो इस्लामिक बैंक ने रिस्क ऑफ ओनरशिप एज्यूम की। अब उस घर को अगर कुछ भी होता है उस दौरान, तो बैंक विल बी द वन हुज बर्डन इट इज उस लॉस को कवर करना, ठीक है। लेकिन उसने 1 करोड़ का घर खरीद के आपको कहा कि मैं आप इंस्टॉलमेंट में इस घर को खरीद सकते हैं, तो आप फॉर एग्जांपल हर साल 10 लाख रुपए दे दीजिएगा, ठीक है। लेकिन आप जब तक इस घर में रह रहे हैं, ये घर आपका तो नहीं है, घर तो इस्लामिक बैंक का है, ठीक है। तो जब तक आप उस घर में रह रहे हैं, आप उस घर की रेंट पे करेंगे, ठीक है। तो whatever the amount of the rent is, that the client of the Islamic bank will pay to the Islamic bank, or the amount of rent which the client pays to the Islamic bank will actually decrease over time.
तो फॉर एग्जाम्पल आपने 20% डाउन पेमेंट किया, तो वो 1 करोड़ का घर आपने 20 लाख रुपए दे दिए, ठीक है, और 80 लाख की आपने फाइनेंसिंग करवाई, यूजुअली ऐसे ही होता है। तो 80% ऑफ द हाउस बिलोंग्स टू द बैंक एंड 20% बिलोंग्स टू यू, सो यू विल ओनली पे रेंट फॉर द 80% ऑफ द पोर्शन यू डोंट ओन, ओके। तो फॉर एग्जाम्पल आप 80,000 रुपए पे कर रहे हैं रेंट, अगले साल आपने 10 लाख रुपए और दे दिए, तो आपकी ओनरशिप 20% से 30% हो गई और बैंक की ओनरशिप कम हो गई 80% से 70%। तो अब जो रेंट आप पे करेंगे वो 80,000 नहीं पे करेंगे बल्कि 70,000 पे करेंगे। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि जैसे अगर हम कन्वेंशनल बैंक को देखें तो और इस्लामिक बैंक को देखें तो उसमें एक डिफरेंस ये भी होता है कि जितना हम मतलब पे करते रहेंगे फिर हमें उसके ऊपर अपना वो नहीं देना पड़ेगा, इंटरेस्ट वगैरह। नहीं, इंटरेस्ट तो इस्लामिक बैंक में, इफ आई मीन द एग्जांपल आई गेव, तो इंटरेस्ट तो इसमें सरे से है ही नहीं। इसमें तो इस्लामिक बैंक ने घर खरीदा 1 करोड़ में और 1 करोड़ में घर बेचा, यहाँ इंटरेस्ट नहीं है। प्रॉफिट उसका रेंट के बेसिस पे है, ठीक है, एंड दैट इज अ लेजिटिमेट प्रॉफिट इवन फ्रॉम एन इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि आप वो घर इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो ओनर है घर का उसको पूरा हक है कि वो उसका चार्ज करे रेंट, राइट। तो वो रेंट आपकी 80,000 थी, अगले साल 70,000 हो जाएगी, अगले साल 60,000 हो जाएगी। एज योर परसेंटेज ऑफ ओनरशिप इज इंक्रीजिंग इन द हाउस, रेंट कम होता रहेगा, रेंट कम होती रहेगी। और जो भी आपने और बैंक के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, फॉर एग्जांपल 10 साल का एग्रीमेंट हुआ है, तो 10 साल के आखिर में वो ओनरशिप बढ़ते बढ़ते आपका 100% घर आपका हो जाएगा और रेंट आपकी 0% हो जाएगी। और इस दौरान घर को कुछ होता तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बैंक लेता, क्योंकि वो भी पार्ट ओनर था। तो जो कन्वेंशनल बैंक है इंटरेस्ट बेस्ड, उसमें रिस्क ट्रांसफर होता है, दिस इज अ फंडामेंटल डिफरेंस, उसमें रिस्क ट्रांसफर होता है फ्रॉम द बैंक टू द क्लाइंट। लेकिन इस्लामिक बैंक में रिस्क शेयरिंग होती है, शेयरिंग बिटवीन बोथ द पार्टीज। ठीक है। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछूंगा कि अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में आप कैसा देखते हैं, कैसा स्कोप है इस्लामिक बैंकिंग का, या ये ज़्यादातर इसका बाहर की कंट्रीज में ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा? इंडिया में दैट्स वेरी गुड क्वेश्चन। इंडिया में स्कोप बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है, बिकॉज इंडोनेशिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंट्री, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेटेड कंट्री, राइट, मुस्लिम पॉपुलेटेड। और इंडोनेशिया के बाद इंडिया और पाकिस्तान आता है, विच आर बेसिकली टू 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 एंड हेड टू हेड बेसिकली। तो इंडिया इज, यू कुड से, ऑलमोस्ट द सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री इन द वर्ल्ड, you know, with over 200 million or 230 million Muslims. तो पोटेंशियल तो इंडिया में इस्लामिक बैंकिंग का पाकिस्तान से भी ज़्यादा है, सऊदी अरेबिया से भी ज़्यादा है और बहरीन, कतर से भी ज़्यादा है। तो और मतलब जस्ट थिंक अबाउट इट, लाइक आई एम एन इंडियन मुस्लिम, यू आर एन इंडियन मुस्लिम, एंड वी वांट बैंकिंग सोल्यूशन विच आर कंप्लायंट टू आवर रिलीजन। मतलब मैं भी चाहता हूँ, आप भी चाहते हैं, तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए, आपके घर का हर फर्ज चाहता होगा, मेरे घर का हर फर्ज चाहता होगा। तो the potential and the demand is absolutely huge. बट क्या इंडिया में है इस्लामिक बैंक्स, मतलब कि इस तरह का जैसे? Yeah, so I think it was around 2014 that the banking sector was being led by Raghuram Rajan, right, who was the governor of RBI. And that at that time there was a proposal to introduce Islamic banking in India, and he was actually quite in favor of Islamic banking, because Islamic banking, भाई देखिए, पूरी दुनिया में, पूरे planet Earth में सिर्फ 2 regions हैं जो who produce more than they can consume, जिनके पास capital surplus है, सिर्फ 2 regions है, एक गल्फ रीजन है और एक चाइना है, ठीक है। और गल्फ रीजन का कैपिटल वहां फ्लो करेगा जहां शरिया कंप्लायंस फाइनेंसिंग सिस्टम होगा, जहां इस्लामिक बैंकिंग होगी वहां गल्फ का पूरा कैपिटल फ्लो करेगा आराम से, ठीक है। तो अगर इंडिया में इस्लामिक बैंकिंग आ जाए तो इतना कैपिटल आएगा इंडिया के पास, इतना फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा कि उससे पूरी कंट्री का डेवलपमेंट होगा, एंड एवरीवन विल बेनिफिट रिगार्डलेस ऑफ व्हाट देयर रिलीजन इज। तो इवन फ्रॉम अ सेक्युलर पर्सपेक्टिव, इवन फ्रॉम national perspective, Islamic banking is something which is in the interest of this country, which is in the interest of the economic growth of India. And that is why Raghuram Rajan was a big proponent of Islamic banking. But obviously after the government changed, things went a little bit south. But I'm still very optimistic. A lot of people are, यानी आप खुद सोचिए, आज से 50 साल पहले के, आज से 10 साल पहले भी इस्लामिक बैंकिंग पे कहाँ डिस्कशन होता था इंडिया में, लेकिन अब हर जगह हो रहा है। AMU has introduced MBA in Islamic banking.
of which I am currently a part. So people are talking about it and people are realizing the importance of it. तो या इंशाल्लाह आई होप दैट इसका बहुत बड़ा फ्यूचर है इंडिया में. और मैं एक चीज़ और जिक्र करूंगा कि जो पूरी फाइनेंशियल सिस्टम होता है, जो इकोनॉमी होती है, उसके 3 हिस्से होते हैं. एक बैंकिंग होती है, दूसरा इंश्योरेंस होता है और तीसरा कैपिटल मार्केट होता है. तो बैंकिंग इज रेगुलेटेड इन इंडिया बाय RBI. Insurance has its own regulator, and capital market has its own regulator, which is SEBI, Security and Exchange Board of India. तो बैंकिंग और इंश्योरेंस दी हलाल दी शरिया कंप्लाइंट वर्जन ऑफ इंश्योरेंस कॉल्ड तकाफुल, जिसका बहुत ज्यादा ह्यूज पोटेंशियल है. बट बैंकिंग एंड इंश्योरेंस इज समथिंग विच द करंट स्टेटस इन इंडिया इज दैट इट्स नॉट सो प्रेवलेंट. मतलब इट्स नेग्लिजिबल और इसमें बहुत काम करने की जरूरत है. बट द गुड थिंग इज, द ब्राइट साइड इज कि जो कैपिटल मार्केट्स है, जो स्टॉक मार्केट है, जो स्टॉक एक्सचेंज है, जो इक्विटी मार्केट जिसे कहते हैं, इसमें इंडिया की पोजीशन बहुत अच्छी है with regards to Islamic finance and Sharia compliance. So BSE has its own Sharia index, BSE Sharia index 25 and 50 and 100. तो जो मतलब इंडिया में जो स्टॉक मार्केट है which has around 5,000 companies, उसमें से around 1,500 companies, approximately 1,300 to 1,500 companies are Sharia compliant, which is humongous. और मतलब the Sharia compliance of capital market, the Sharia compliance of stock exchange, of stock market in India is more than the complete stock exchange of Pakistan. मतलब पाकिस्तान का शरिया कंप्लायंस हिस्सा तो आप रहने दीजिए, जो पूरा स्टॉक मार्केट, स्टॉक इक्विटी मार्केट है पाकिस्तान का, उससे बड़ा सिर्फ शरिया कंप्लायंस हिस्सा है इंडिया के स्टॉक मार्केट का. And in terms of how orthodox and in terms of how conservative and how Islamic we are in our approach of स्क्रीनिंग द स्टॉक्स इन टर्म्स ऑफ शरिया कंप्लायंस, क्योंकि जो स्टॉक्स होते हैं वो शरिया कंप्लायंट कैसे होते हैं भाई, उनकी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव स्क्रीनिंग होती है ऑन सर्टेन मेजर्स विच डिसाइड्स वेदर दे आर शरिया कंप्लायंट और नॉट. तो हमारा जो मेथडोलॉजी है ऑफ स्क्रीनिंग स्टॉक्स फॉर शरिया कंप्लायंस, दैट इज मोर इस्लामिक than countries like United Arab Emirates, like Dubai, like मतलब that region, and more conservative than Pakistan, more conservative than even Malaysia. So in terms of stock market, in terms of the capital market of India, we are pretty good. और एक क्वेश्चन आपसे और भी पूछूंगा कि जैसे इस्लामिक बैंकिंग या इस्लामिक हम फाइनेंस बोलते हैं, तो इसमें इस्लामिक वर्ड है, तो क्या मतलब नॉन मुस्लिम्स या दूसरे रिलीजन वाले भी इस सिस्टम का पार्ट हो सकते हैं? Absolutely. So this is something which is good for the world as a whole. And when anyone studies Islamic finance, so one of the fundamental ideas which we present is ki interest, compound interest, is an evil in the world which has caused a lot of poverty, a lot of wealth disparity in the world. So yani if you look at the world, if you look at the why Africa is so poor, और जो international mutual fund है, IMF है, या फिर world like all these international organization, World Bank and all that stuff, तो ये जिन भी countries को lend करते हैं, most of them end up being more poor than what they were initially. And why does this happen? This happens because of compound interest. And Islamic banking is something which is ethical, which is moral. And by the way, the main core of Islamic finance is obviously prohibition of interest, right? And prohibition of interest is something which is prohibited in Islam, it is prohibited in Christianity, it is prohibited in Judaism, and it is prohibited in other religious scriptures as well. So prohibition of interest is something which is universally accepted as something which is bad. So obviously Islamic banking is good for everyone. In fact, in Malaysia, there's a certain Islamic bank which is quite successful over there. So around 40% of their clients are non-Muslims. मतलब उनको तो फ्रीडम है कि भाई वहाँ कन्वेंशनल बैंक्स भी हैं, वो वहाँ जा सकते हैं. But in spite of that, almost half of non-Muslims choose, half of the clientele chooses to go to Islamic banks because मलेशिया की आप बात कर रहे हैं? जी, मैं अभी ये 40% का जो एग्जांपल दिया है मलेशिया का. तो ये तो काफ़ी फिर अच्छी चीज़ है कि इससे उन लोगों के लिए भी ये मतलब वो जान सकते हैं कि अगर आप किसी और रिलीजन के भी हैं तो ऐसा नहीं है कि इस्लामिक प्रीफिक्स आ रहा है तो लोग ऐसा सोच सकते हैं कि ये इट इज़ रिलेटेड टू ओनली रिलीजन, किसी एक रिलीजन से रिलेटेड है. इट्स रिलेटेड टू अ बेटर फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग, अ बेटर फॉर्म ऑफ रनिंग द इकोनॉमी, सो इट्स गुड फॉर एवरीवन. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर इंडिया में जैसे कोई स्टूडेंट है या मान लीजिए मैं हूँ,
या कोई भी कॉलेज स्टूडेंट है, तो वो किस तरह से सीख सकता है इस्लामिक बैंकिंग या फिनेंस के बारे में? राइट, सो दिस इज़ एन एरिया जिस पे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं. सो one of the first formal approach to this would be you can enroll yourself in the MBA Islamic Banking and Finance course in Aligarh Muslim University, which is one of the most respected universities in India. और पूरे इंडिया में this is the only professional course being offered by a central university in Islamic banking and finance. So this is something you can do. And apart from that, internet is a wonderful tool. So courses on Islamic banking and books on Islamic banking are widely available and free to download. And apart from that, I would also like to mention, I think इसका जिक्र मैंने पहले नहीं किया. So I have started a YouTube channel as well, where I aim to educate people specifically on Islamic finance and Islamic banking. मतलब I admit कि I don't make a lot of videos. मैं उस मामले में थोड़ा सा lazy हूँ. But yeah, you can definitely check that out if you want to know more about Islamic banking. I'll give your link also in the description. So Sure. जो भी जानना चाहते हैं तो वो अब्दुल्ला की चैनल पर जाके ज़रूर देख सकते हैं. जी. तो अब्दुल्ला, यही सब क्वेश्चंस थे इस्लामिक बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड. आई होप कि जो लोग जानना चाहते हैं इसके बारे में उन्हें इस वीडियो से मदद मिली हो. एंड आई होप हम आगे और कुछ इंटरव्यूज़ भी करें जिसके अंदर हम और इसके एस्पेक्ट्स को कवर करें. Absolutely. So I would like to thank you for giving your valuable time for this candid discussion. My pleasure. Thanks for having me. Okay, thank you.